हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और हमने जो ऑपरेटिंग क्वेश्चन का 1000 क्वेश्चन का सीरीज चालू किया है उसका आज 8वां सेट लेकर आए हैं। और उसमें हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर 400 तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए अवश्य करें ताकि नए जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351। छोर से छोर यानी एंड टू एंड रेक बीपीसी अवैध मानी जाएगी यदि यदि 24 घंटे से अधिक गाड़ी परीक्षण स्टेशन पर स्टेबल होने पर, लोडेड ट्रेन के बीपीसी पर, गंतव्य स्टेशन ना होने पर, 12 दिन बाद लोडिंग होने पर। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एक ए, 1 एवं 2 सही है, बी 1 एवं 3 सही है, सी 2 एवं 3 सही है, डी सभी सही है। तो इसमें 1 एवं 2 सही है यदि 24 घंटे से अधिक वह टीएक्सआर पॉइंट पर या टीएक्सआर जो एग्जामिनेशन पॉइंट रहता है, स्टेशन रहता है, वहां पर अगर खड़ा रहता है। और दूसरा की लोडेड ट्रेन के बीपीसी पर गंतव्य स्टेशन ना लिखे होने पर यह बीपीसी जो है इनवैलिड माना जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए है। 1 एवं 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 352 352। मिलेनियम रेक का रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक का प्रारंभिक स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होना चाहिए। इसका जो आंसर है मिलेनियम रेक का या डेडिकेटेड पार्सल रेक का जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन है वहां पर 100% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 353। मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक का मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर में जो पूछा था ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, अभी इन रूट स्टेशन पर पूछ रहा है तो इन रूट में 90% होना चाहिए, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मिलेनियम रेक से ही संबंधित है। मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक बीपीसी की वैधता कितने किलोमीटर होता है। उस टाइम परसेंटेज पर पूछा था, अभी दिन का पूछ रहा है कि कितने दिन। किलोमीटर पर पूछ रहा है, किलोमीटर पर कितना किलोमीटर तक यह वैलिड होता है। तो 4500 किलोमीटर तक वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिन के ऊपर है। 355। मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक बीपीसी की वैधता कितने दिन होती है। तो अभी हम लोग देख लिए, पहले परसेंटेज पर, फिर हमने देखा किलोमीटर पर, और अब जो है डे पर कितने दिन होता है। 10 दिन इसकी वैलिडिटी होता है। आंसर ऑप्शन डी है, 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 356। मिलेनियम रेक या डेडिकेटेड पार्सल रेक बीपीसी की वैधता कितनी होती है। तो यहाँ पर दोनों को मिक्स करके दिया है। तो दिन किलोमीटर में हमने देखा था कि 4500, 4500 किलोमीटर, और 10 दिन। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर एंड 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 357। कोचिंग ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन से न्यूनतम ब्रेक पावर कितना प्रतिशत दिया जाता है। तो कोचिंग ट्रेन जो रहता है उसका 100% होता है, पहले भी पढ़े हैं। आंसर ऑप्शन सी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 358। कोचिंग ट्रेन का मध्यवर्ती स्टेशन पर न्यूनतम ब्रेक पावर कितना प्रतिशत होना चाहिए। पहले पूछा ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, अब पूछ रहा है मध्यवर्ती स्टेशन यानी इन रूट में कितना होना चाहिए। तो बी ऑप्शन है, 90% इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सीसी रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो सीसी रेक का जो बीपीसी होता है वह पीले कलर का होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो एक आप टेबल बना लें जिसमें लिख लें, और उसको कौन कौन सा रंग कैसा होता है उसको सामने सामने लिख लें, तो यह आपको आसान करने में आसानी रहेगा, आपको याद करने में, और आसानी के साथ आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 360। प्रीमियम रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो प्रीमियम रेक का जो बीपीसी होता है उसका रंग हरा होता है, ग्रीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 361। छोर से छोर तक के रेक का बीपीसी का रंग कैसा होता है। छोर से छोर यानी एंड टू एंड जो बीपीसी होता है उसका भी कलर हरा होता है, ग्रीन होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 362। बीएलसी कंटेनर रेक के बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो बीएलसी जो कंटेनर होता है उसका रंग, बीपीसी का रंग पीला होता है। आंसर ऑप्शन बी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कोचिंग रेक के कोचिंग ट्रेन क्या होना चाहिए। कोचिंग ट्रेन के बीपीसी का रंग कैसा होता है। तो कोचिंग ट्रेन का जो रंग होता है बीपीसी का वह सफेद होता है, सफेद होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 365। मेल एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन जिसका राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर से अधिक होता है, उस ट्रेन को बीपीसी कहाँ से जारी किया जाता है। दोस्तों कहीं कहीं पर हिंदी के क्वेश्चन में जो है टाइपिंग मिस्टेक है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, और आप जो
इंग्लिश का क्वेश्चन है उससे भी आप रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ उसको भी आप रेफर करके और आप बता सकते हैं आंसर जो है, इसको याद कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी डिपो से प्रस्थान से पहले जारी किया जाएगा, प्राइमरी एवं सेकेंडरी डिपो से प्रस्थान से पहले से जारी किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 365 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 366। मेल एक्सप्रेस एलएचबी कोच ट्रेन जिसका राउंड ट्रिप दूरी 4000 किलोमीटर से अधिक होता है, उस ट्रेन को बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो यह भी, इसका भी आंसर ऑप्शन बी है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी डिपो प्रस्थान से पहले जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 367। मेल एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन जिसका राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर तक होता है, उस ट्रेन को बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो उस ट्रेन का जो बीपीसी होगा वह सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा, प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। पहला जो 4000 था और 4500 था उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिपो से जारी किया जाएगा प्रस्थान से पहले, लेकिन इस पोजीशन में जब वह 3500 है तो उस समय सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 368। मेल एक्सप्रेस एलएचबी कोच जिस ट्रेन का राउंड ट्रिप दूरी 4000 किलोमीटर तक होता है, उस ट्रेन को बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो यह जो इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए, सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 369। मेल एक्सप्रेस आईसीएफ कोच ट्रेन जो प्राइमरी स्टेशन पर जो 3500 किलोमीटर या 96 घंटे पूरे होने से पहले एक बार अधिक बार आती है, तो उस ट्रेन को बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो यह भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिपो से ही दिया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए, सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 370। मेल एक्सप्रेस एलएचबी कोच ट्रेन जो प्राइमरी स्टेशन पर जो 4000 किलोमीटर या 96 घंटे पूर्ण होने से पहले एक से अधिक बार आती है, उस ट्रेन का बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिपो से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 371। पैसेंजर ट्रेन टॉयलेट के साथ इंटरकनेक्टेड पैसेंजर ट्रेन शटल जिसका राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर या 96 घंटे पूर्ण होने से पहले का है, को बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो इसका भी जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिपो से जारी किया जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 372। 372। पैसेंजर ट्रेन बिना टॉयलेट के जो राउंड ट्रिप दूरी 3500 किलोमीटर या 7 दिन पूर्ण होने से पहले पूरा करता है, तो बीपीसी कहां से जारी किया जाएगा? तो इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डिपो से दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 373। 373। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में जीडीआर करना है? कब जीडीआर किया जाता है? ट्रेन में लोडिंग के बाद, ट्रेन में अनलोडिंग के बाद, 24 घंटे से अधिक स्टेबल लोड निकालने से पहले, बीपीसी अवैध होने पर। तो यहाँ पर जो है ये सभी स्थिति है जिसमें कि जीडीआर करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, ऑल इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 374। कोच में फ्लैट टायर में के अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? तो कोच में जानते हैं कि जैसा जो कोचिंग व्हीकल रहता है, कोचिंग स्टॉक रहता है, उसमें 50 mm होता है। आंसर ऑप्शन सी 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बैगन में फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? तो बैगन में 60 mm होता है, जो गुड्स स्टॉक रहता है उसमें 60 और कोचिंग स्टॉक में 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 376। लोको में फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी होती है? तो लोको को भी कोचिंग के रूप में ही माना जाता है, इसका भी आंसर ऑप्शन सी होगा 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 377। 377। कोच में फ्लैट टायर अनुमत सीमा से अधिक होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो अनुमत सीमा से जितनी जो लिमिट है उससे अगर अधिक होता है, कोचिंग व्हीकल है तो 50 mm, गुड्स व्हीकल है तो 60 mm, अगर उससे अधिक है तो उसका जो स्पीड होगा वह 20 kmph होगा। आंसर ऑप्शन सी 20 kmph। अगर उससे अधिक रहता है तो वह ट्रैक को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 378। 378। बैगन में फ्लैट टायर अनुमत सीमा से अधिक होने पर ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो चाहे कोचिंग व्हीकल हो चाहे वह गुड्स व्हीकल हो, निश्चित तौर पर वह 20 kmph ही होगा। इसका भी आंसर ऑप्शन सी 20 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 379। बैगन में फ्लैट टायर की पहचान कैसे की जाती है? बैगन में फ्लैट टायर की पहचान एक्सल बॉक्स गर्म एवं लाल होने पर, हैमरिंग साउंड होने पर,
पहिया घसीटने पर लोगों में बीपी प्रेशर शून्य होने पर। तो यहाँ हैमरिंग साउंड से हम पहचानते हैं कि फ्लैट टायर है, जो है हथौड़े की जैसा आवाज आता है तो समझा जाता है कि फ्लैट टायर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 380 380। बैगन में हॉट एक्सल की पहचान कैसे होती है? तो इसका ऑप्शन है ए, एक्सल बॉक्स गर्म एवं लाल होने से, हैमरिंग साउंड आने से, पहिया घसीटने से, ए एवं सी दोनों सही है। तो यहाँ मुख्य रूप से जो है यहाँ एक्सल बॉक्स गर्म एवं लाल होने से हॉट एक्सल की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 381। डिब्बे में ब्रेक बाइंडिंग की पहचान कैसे होती है? तो डिब्बे में जो ब्रेक बाइंडिंग है पहिया के घसीटने से और चिंगारी आता है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि ब्रेक बाइंडिंग हुआ है। नेक्स्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 382। 59+1 बॉक्सन वैगन के रेक में 3 वैगन के डीबी आइसोलेट होने पर ब्रेक पावर प्रतिशत कितना रह जाएगा? तो यहाँ निकाल सकते हैं कि 59+1 60 था, तो उसमें से 3 जो है आइसोलेट हो गया यानी 57 हो गया। 57/60 इंटू 100 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 95% आएगा। आंसर ऑप्शन इसका सी 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 383 383। डिब्बे में फ्लैट टायर किससे मापते हैं? डिब्बे में फ्लैट टायर मापा जाता है वह होता है कागज पट्टी से, स्टील स्केल से, गेज से। ए एवं बी दोनों सही है। तो यहाँ ए एवं बी दोनों सही है, कागज पट्टी और स्टील के स्केल से इसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 384। एक बीएलसी यूनिट में कितने बीएलसी बैगन होते हैं? तो एक बीएलसी यूनिट में 5 होते हैं, 5 का एक यूनिट बनाया जाता है और बीएलसी का जो कंटेनर रेक चलता है उस पर रहता है 5 का एक यूनिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आंसर इसका ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 385। एक बीएलसी यूनिट में कितने बीएलसी बैगन होते हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 386। एक बीएलसी कंटेनर में रेक में कितने बीएलसी यूनिट होते हैं? तो 5-5 का जो रेक रहता है उस यूनिट रहता है वह 9 यूनिट रहता है, टोटल 9 यूनिट उसमें होता है, यानी 9 इंटू 5 45 का रेक चलता है। 45 प्लस उसमें एक ब्रेक वैन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 387। एलएचबी कोच की बफर से बफर तक की लंबाई कितनी होती है? तो एलएचबी कोच की जो होता है लंबाई वह 24.7 होता है। यहाँ 24.7 नहीं है, यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा 24 मीटर यहाँ दिया गया है। आईसीएफ कोच रहता है उसका होता है बफर से बफर 22.28 मीटर। तो इस तरह से आप याद रखिए, दोनों कोई भी पूछा जा सकता है। आंसर इसका ऑप्शन सी 24 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 388। सी क्लास ओडीसी रात के समय घुमाव पर अधिकतम गति कितना होगा? रात के समय हो, दिन का समय हो, घुमाव पर हो, सभी में स्पीड जो है यहाँ पर 25 kmph फिक्स है, वही होगा। ए का नॉर्मल स्पीड होता है या फिर वो सेक्शन में जितना स्पीड चल रहा है कॉसन ऑर्डर है वो चल रहेगा, सेक्शनल जो स्पीड रहेगा वो रहेगा। बी का 40 होता है और सी का 25 होता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए 25 kmph ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 389। बी क्लास ओडीसी की घुमाव एवं सीटी की इंजन की सीटी खराब होने पर अधिकतम गति क्या होगा? तो यहाँ जो है बी क्लास ओडीसी है, लेकिन उस समय बी क्लास ओडीसी में क्या होता है स्पीड 40 होता है, लेकिन इंजन की सीटी खराब हो गया तो सीटी खराब होने पर क्या होता है स्पीड 25 kmph होता है। तो जो कम रहेगा उससे चलेगा। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए 25 kmph ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फुटप्लेट निरीक्षण के दौरान इंजन में अधिकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो फुटप्लेट जब किया जाता है तो इंजन में अधिकतम 3 लोगों को परमिशन दिया जाता है इंस्पेक्शन करते के समय। तो आंसर ऑप्शन बी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 391। मालगाड़ी में ब्रेक यान में गार्ड सहित अधिकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मालगाड़ी में अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं ब्रेक वन में? तो अधिकतम इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। आंसर ऑप्शन डी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 392। आपातकाल में सवारी गाड़ी के एसएलआर में गार्ड के अतिरिक्त अधिकृत व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो है अधिकतम 3 लोगों को परमिशन दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 393। इकहरी लाइन पर पुशिंग बैक के दौरान एलपी द्वारा अपनी गाड़ी को किस सिग्नल के पहले खड़ा करेगा? तो यहाँ जो है बाह्यतम सिग्नल के पहले, बाह्यतम रोक सिग्नल के पहले, डिस्टेंस सिग्नल के पहले, बाह्यतम शंट सिग्नल के पहले। तो बाह्यतम रोक सिग्नल के पहले वह आकर खड़ा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 394 394।
दोहरी लाइन पर पुशिंग बैक के दौरान एलपी द्वारा अपनी गाड़ी को किस सिग्नल के पहले खड़ा करेगा? तो पुशिंग बैक के दौरान यहाँ फिर से दिया गया है आंसर में, ऑप्शन में बाह्यतम सिग्नल, बाह्यतम रोक सिग्नल, दोनों लाइन से संबंधित रोक सिग्नल जो पहले पड़े, और बाह्यतम शंट सिग्नल। तो जो दोनों लाइन से संबंधित जो सबसे बाहरी रोक सिग्नल है, संबंधित रोक सिग्नल जो पहले मिलता है उसके सामने उसे खड़ा करना चाहिए, चाहे वह होम सिग्नल हो सकता है दूसरे दिशा का, या फिर दूसरे दिशा का एडवांस स्टार्टर सिग्नल हो सकता है। जो सिग्नल मिले रोक सिग्नल, उसके सामने उसे खड़ा करना चाहिए। दोनों लाइन से संबंधित रोक सिग्नल जो पहले मिले वहां खड़ा करना चाहिए। आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 395। इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सीनियर डीओएम तथा डैश के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा जारी किया जाता है। सीनियर डीओएम एवं सीनियर डीएसटीई। सीनियर डीएसटी वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर सीनियर डीएसटीई के द्वारा। यह आंसर ऑप्शन डी होगा, सीनियर डीएसटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 396। बड़े यार्ड रोड साइड स्टेशनों को छोड़कर जहां अलग से सेंटिंग स्टाफ नियुक्त किया गया है तथा जहां निर्धारित स्थान तक नियमित सेंटिंग कार्य किया जाता है, वहां पर सेंटिंग कार्य हेतु क्या दिया जाता है? तो जब लगातार जहां सेंटिंग होता है वहां पर कोई अथॉरिटी नहीं दिया जाता है, यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। ऐसे यार्ड, बड़े यार्ड जैसे जहां पर लगातार सेंटिंग होता है, हमेशा नियमित सेंटिंग कार्य किया जाता है, तो वहां पर सेंटिंग के लिए 806 वगैरह देने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको याद रखना जरूरी है। यहाँ नॉर्मल सेंटिंग के लिए T806 है, 3691 है, एडवांस में जो सिग्नल को पास करने के लिए पिछले स्टेशन से दिया जाता है, और T1410 है जो पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 397। यदि सेंटिंग कार्य स्थावर सिग्नल पब्लिक सिग्नल के आधार पर किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटिंग के दौरान केबिन से डैश सिग्नल को छोड़कर किसी अन्य सिग्नल को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय पर सिर्फ लाल सिग्नल को कुछ डेंजर दिखे तो भी लाल सिग्नल ही दिखाया जा सकता है, बाकी और कुछ हरा सफेद दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई डेंजर स्थिति दिखता है तो वहां से कैबिन से लाल सिग्नल ही सिर्फ दिखाया जा सकता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 398। सुपरवाइजरी स्टेशन मास्टर द्वारा कैबिन, सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट, वेइंग मशीन, स्टेशन यार्ड में खड़े वाहन इत्यादि का निरीक्षण कम से कम कितने दिन में एक बार अवश्य किया जाना चाहिए? तो जहां पर सुपरवाइजरी स्टेशन मास्टर है वहां पर प्रतिदिन इसका निरीक्षण किया जाना चाहिए, डेली इसका निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 399। बड़े स्टेशन यार्ड जहां प्रतिदिन निरीक्षण संभव न हो, या रोड साइड स्टेशन जहां सुपरवाइजरी स्टेशन मास्टर अलग से ना हो, वहां स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर द्वारा निरीक्षण कम से कम डैश में एक बार अवश्य किया जाएगा। तो इसमें सप्ताह में एक बार अवश्य किया जाएगा, वीकली उसका जो निरीक्षण है अवश्य किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है, वीकली, साप्ताहिक। 400। सेंटिंग के दौरान सेंट सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए कौन सा अधिकार पत्र दिया जाता है? तो सेंट सिग्नल को पास करने के लिए कोई अलग से अधिकार पत्र नहीं दिया जाता है। जो T806 होता है उसी में उस सिग्नल का नंबर लिख दिया जाता है और उसी में उसे पास करने का अधिकार दिया जाता है। तो आज हमने 351 से लेकर 400 तक का प्रश्न लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेट आएगा, सेट नंबर 9 में 401 से 450 तक लेंगे, और इसी तरह हम 1000 क्वेश्चन का ये सीरीज पूरा करके देंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ें, इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करें, और आपकी सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।